जैसे मैं सत्ता के करीब रहा, नीतीश कुमार के करीब रहा, तो मेरे यहाँ 500 करोड़ का सेंट्रल ग्रिड बना है, 220 करोड़ का स्टेट ग्रिड बना है, 6 पावर सब स्टेशन बना है, 155 करोड़ का एक रोड बना है, 100 करोड़ का बना है, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल बना है, किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बना है। 10-10 हजार रुपये तो दिया गया और उनको ये कहा गया कि तुम वोट दो, नीतीश जी आएंगे। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बीजेपी का विकल्प है, अगर वो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकते हैं तो निश्चित रूप से वोट करना चाहिए। वो बीजेपी को सत्ता में लाने का काम करते हैं, उनके अंदर कोई हैसियत दम नहीं है कि वो बीजेपी को सत्ता से रोके, चाहे राज्यों में हो चाहे केंद्र सरकार में। जिस तरह से बीजेपी का ट्रोल आर्मी है, उसी तरह AIMIM का ट्रोल आर्मी है। वो मुसलमान का सर्टिफिकेट बांटते हैं, उनके खिलाफ बोलेगा तो ये मुसलमान नहीं है, बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो वो राष्ट्रभक्त नहीं है। तो ये लोग उसी एजेंडे पर, दोनों का एजेंडा साफ है। नारा क्या लगता, नारे तकबीर जिंदाबाद है, मियाँ जिंदाबाद है। उनका जो इम्तियाज जलील मेरे क्षेत्र में गांव में औरतों से जाके जलसा करके कहती थी, तेरा मेरा रिश्ता किया। उधर कुछ लोगों को रखे रहते थे, माइक दे देते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। जब इस तरह का पॉलिटिक्स सियासत होगा तो कोई जय श्री राम कह रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, तो वो फिर क्यों गलत है? तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आरोप लगता है कि वो ऐसी बी टीम है, क्या वो बी टीम है सचमुच में? ना, वो ए टीम ही है। वो दिखने में अलग है, वो एक साइड है, ये दूसरे साइड में है। उसका काम है कि मुसलमानों को एकजुट करो, उनका काम है कि हिंदुओं को एकजुट करो। बिहार की राजनीति की बात हो और उसमें सीमांचल का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और आज हमारे साथ सीमांचल से ही एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किशनगंज के कोचाधामन सीट से 2 बार जेडीयू की सीट पर विधायक रह चुके हैं, 1 बार वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और फिलहाल आपको बता दें कि वो आरजेडी का दामन थाम चुके हैं। नाम है मास्टर मुजाहिद आलम। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द हिंदी टॉप पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानिसार खान साहब मुझसे बात करने के लिए। सर, पहले हम ये जानेंगे कि अब तक आपने मतलब अच्छी खासी पारी जेडीयू में खेली है और अब जेडीयू से आप आरजेडी में आ चुके हैं, तो जेडीयू में आपका सफ़र कैसा रहा? मैं सबसे पहली बार 20 सितंबर 2010 को जी मरहूम सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन साहब के नेतृत्व में जेडीयू का दामन थामा और सितंबर 2010 से लेकर के 19 अप्रैल 2025 तक लगभग 15 साल में जेडीयू में रहा। 2 बार एमएलए भी बना और जो है फिर 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा जेडीयू के टिकट पर और कुछ वोटों के अंतर से चुनाव हार गया। और जेडीयू में रहने का मकसद मुख्य ये कारण था कि विकास के लिए सीमांचल आप जानते हैं कि बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र, तो नीतीश कुमार से जुड़कर मैंने अपने क्षेत्र के लिए सड़क, पुल, पुलिया, बिजली और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अभूतपूर्व काम किए, जिससे मेरे क्षेत्र का जो है विकास हुआ। और लेकिन फिर ऐसे हालात आए 2025 फरवरी में, अब मालूम होगा कि जो है केंद्र सरकार ने बिल लाया जो वक्फ संशोधन कानून, उसको लेकर के माइनॉरिटी में बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा था। मैंने अपने तौर पर कोशिश की, टॉप लीडरशिप जितने भी लीडरान हैं, कि इसमें जो है कुछ संशोधन लाया जाए या फिर इस बिल को जो है अभी ठंडे बस्ते में रखा जाए। लेकिन मेरी बात अनसुनी कर दी गई, तो मैं पार्टी में रहते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से एक जनहित याचिका दायर किया और उसके बाद जब 19 अप्रैल 2025 को मैं पार्टी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आरजेडी को कैसे, मतलब आप देखते हैं कि आरजेडी में जब आप आए जेडीयू छोड़ करके, तो आरजेडी में आखिर क्यों आना? आरजेडी में आपने क्या देखा? आरजेडी में देखा मैं कि लालू प्रसाद यादव
देश में एक सिंगल लीडर हैं जो कभी भी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं किए। उनको तरह तरह की केसों में फंसाया गया, सीबीआई, ईडी हो या और इनकम टैक्स हो, जितनी केंद्रीय एजेंसियां हैं, अगर वो बीजेपी का दामन थाम लेते या उनसे हाथ मिला लेते तो आज सारे केस उनके ख़त्म हो जाते। लेकिन वो आदमी परेशानी में रहा, मुसीबत में रहा, अपने जेल में रहा, केस झेला, लेकिन कभी भी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं किया। एक आप देखे होंगे जब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला बहुत ही पीक पर था और जब आडवाणी जी रथ यात्रा निकाले थे, लालू यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने केंद्र की सरकार जो बीजेपी के सपोर्ट चल रही थी उनकी परवाह किए बिना उनको समस्तीपुर के पास जो है बॉर्डर पर जो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो उन्होंने कभी समझौता नहीं किया और यही वजह है कि सांप्रदायिक ताकतें एक नैरेटिव सेट करके चारा घोटाले में उसको फंसाने का काम। चारा घोटाले में और भी दूसरे लोगों का नाम था और दूसरे एक मुख्यमंत्री का नाम था, लेकिन वो उनको हमेशा कोर्ट से हर तरफ से क्लीन चिट मिलता गया, बार बार इनको ही प्रताड़ित किया गया, लेकिन उस पर भी ये कभी सरेंडर नहीं बोले, भाजपा और संघ से कभी हाथ मिलाए नहीं मिलाए। ये चीज़ मुझे पसंद आया और इसी वजह से मैंने आरजेडी को ऑप्ट किया, जबकि मेरे सामने ऑप्शन था जो AIMIM पार्टी का भी के तरफ से भी ऑफर था कि जब मैं जो है तो, लेकिन मैं उसको ठुकरा दिया। और लालू यादव जिन्होंने देश के दबे कुचले दलित अल्पसंख्यक के लिए हमेशा खड़े होकर, मतलब जो सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ वो बोलते रहते हैं, उनसे प्रभावित होकर के आपने आरजेडी ज्वाइन किया। लेकिन हमने देखा है कि नीतीश कुमार जब तक बिहार में थे, अभी तो वो दिल्ली चले गए, लेकिन जब तक बिहार में रहे इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। सांप्रदायिक ताकतें जो हैं वो कभी मुखर हो करके सामने नहीं आई। लेकिन आरजेडी है जो अब बहुत सारे मुद्दों पर ऐसा कहा जाता है कि मुसलमानों के मुद्दों पर आरजेडी खामोश रहती है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, मुसलमानों के हर मुद्दों पर आरजेडी बुलंद आवाज़ बुलंद कर रही है। जितने भी मामले आ रहे हैं, चाहे मॉब लिंचिंग से लेके और दूसरे भी मामले, जो भी कानून पार्लियामेंट हो या विधानसभा में लाया जा रहा है एक माइनॉरिटीज़ को टारगेट करने के लिए, सबके खिलाफ आरजेडी सबसे बुलंद आवाज़ बुलंद कर रही है। तो पहले के अगर हम देखें बात करें कि नीतीश कुमार अब दिल्ली आ गए हैं, जी, पहले बिहार में थे, जब तक हमने बात की सांप्रदायिक ताकतों की जो खुल करके सामने नहीं आया। अब कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं बिहार में जिससे ये आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार जब से दिल्ली चले गए हैं और भाजपा की गठबंधन की सरकार है, NDA की सरकार चल रही है, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिस पर सवाल उठ रहे हैं। पहले के JDU में और अब की JDU में आप कितना फ़र्क देखते हैं? क्या कोई बदलाव है JDU में? नहीं, हाल के दिनों में, पिछले कुछ दिनों से और हाल के दिनों में देखा गया, मैं क्योंकि JDU में 15 साल तक रहा हूँ, नीतीश कुमार का हेल्थ डिटेरियोरेट किया है और चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर चली गई हैं। कुछ लोग जो है JDU को बाहर से जो है लीड कर रहे हैं, जिनके कारण ये दिन दिखना पड़ रहा है। आज आप सोच लीजिए 2025 से 30 फिर से नीतीश, इसी स्लोगन के साथ बिहार में NDA चुनाव लड़ा और चुनाव के 6 महीने के अंदर ही नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं कि जो JDU में कुछ लोग हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो बीजेपी टॉप लीडरशिप से, वो लोग वहीं से गाइड होते हैं। और मेरे JDU छोड़ने का एक कारण ये भी था, वो जो नीतीश कुमार बार बार पलट कर कभी NDA में कभी महागठबंधन में आ रहे थे, जी, ये भी एक कारण आप मानते हैं? नहीं, सही बात है। एक बार हो गया, बार बार कभी इधर से उधर से फिर इधर। अच्छा, तो अभी आप आरजेडी में आ चुके हैं। आरजेडी को बिहार की राजनीति में आप कैसे देख रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? आरजेडी का भविष्य कैसे देख रहे हैं आप?
अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए हैं। सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बन रहे थे, बिहार के विधि व्यवस्था से लेकर सारी स्थिति आपके सामने में, पूरा बिहार बैंकरप्ट है। यहाँ तक कि ओल्ड एज पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, और जो ये आकस्मिक निधि से पैसे निकालने पड़ रहे हैं। जो जितने कर्मचारी हैं उनको सैलरी नहीं मिल रहा, मदरसा टीचरों को 4 महीने 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। तो पूरा बैंकरप्ट है। इन लोगों ने चुनाव के दौरान 10-10 हज़ार रुपये जीविका दीदियों को, हमारी माँ बहनों को देकर वोट खरीदने का काम किया। सारा विकास का काम, चाहे कंस्ट्रक्शन, रोड, सड़क, पुल पुलिया, जो सारा ठप पड़ा हुआ, और विधि व्यवस्था की जो स्थिति है बहुत ही खराब है। नेशनल क्राइम ब्यूरो का आप आंकड़ा देख लीजिए। बिहार में अपराध का ग्राफ जिस तरह से चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो और जो भ्रष्टाचार ना चरम सीमा पर है। राष्ट्रीय जनता दल ही आज जो बिहार में मुख्य विपक्षी दल है, और आज जो बिहार के हालात हैं, तो वही मुख्य विकल्प है। अब बिहार के लोग 6 महीने के अंदर ही इस एनडीए सरकार से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और भविष्य में आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी, और जनता उसी के ऊपर उम्मीद लगाए बैठी है। अच्छा, अगर हम सीमांचल की बात कर रहे हैं, सीमांचल में जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे तो उस दौरान कितना विकास हुआ, और अब जब एनडीए की सरकार है पूरी तरीके से बिहार में, कितना बदलाव देखते हैं और कितना विकास सीमांचल में हुआ? नहीं, पहले विकास तो भाई जितने एमएलए एमपी होते हैं सबको तो एक फिक्स कोटा है, जितना मिलने का है उतना ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जेडीयू का है तो ज़्यादा। लेकिन जो सरकार से नज़दीक होता है, मुख्यमंत्री से नज़दीक होता है, वो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स जो है अपने यहाँ ले जा सकता है। जैसे मैं सत्ता के करीब रहा, नीतीश कुमार के करीब रहा, तो मेरे यहाँ 500 करोड़ का सेंट्रल ग्रिड बना है, 220 करोड़ का स्टेट ग्रिड बना है, 6 पावर सब स्टेशन बना है, 155 करोड़ का एक रोड बना है, 100 करोड़ का बना है, माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल बना है, किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बना है। तो ये सब विधायक फंड जो मिलता है उसके अतिरिक्त सरकार से लेके आना पड़ता है, तो ये रहता है। लेकिन हाल के दिनों में, अभी तो मैं पहले आपको बता चुका, आज जो बिहार की स्थिति बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुका है बिहार, और वित्तीय अराजकता है। इसीलिए अभी जो स्थिति है बहुत चरमराई हुई। पहले नीतीश जी का बेहतर मैनेजमेंट था, उस हिसाब से काम हुआ, लेकिन जैसे जैसे उनका हेल्थ डिटोरिएट किया, और फिर जब सम्राट चौधरी आए, और उन सब का जो कारण जो आप मानते हैं लोग, सारे जर्नलिस्ट, पत्रकार, इंटेलेक्चुअल्स, कि चुनाव के दरमियान जो महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए सरकारी खजाने से, देकर वोट खरीदा गया, उसके कारण आर्थिक स्थिति चरमराई है। ये आरोप तेजस्वी यादव भी कई बार लगा चुके हैं, और ये आवाज नहीं, ये सही बात है, सभी लोग लगा रहे हैं। प्रशांत फ्री में ये बांटा गया, कांग्रेस भी बांटा गया। तो अभी जब हम सीमांचल की बात कर रहे हैं, तो सीमांचल में बात 10-10 हज़ार रुपये तो दिया गया, और उनको ये कहा गया कि तुम वोट दो, नीतीश जी आएंगे तो फिर और 1,90,000 मैंने 2 लाख करके सबको मिलेगा। उस लालच में अब महिलाएं, करोड़ों की तादाद में महिलाएं जो है पूरा उत्साह से जो है वोट के लिए एनडीए को, और जो है अब उसी नीतीश कुमार को जो है 6 महीने के अंदर रिप्लेस कर दिया गया। अब नीतीश जी रहे नहीं, तो वो जीविका के बारे में, वो जो बाकी बचे 1,90,000 के बारे में कोई उनसे बात करेंगे। अच्छा, जब हम सीमांचल की बात कर रहे हैं, तो सीमांचल में जब भी चुनाव होता है, चाहे ऐसे भी सीमांचल की बात होती है, तो एक नाम आता है ओवैसी, AIMIM। ओवैसी की एंट्री को आप कैसे देखते हैं? सीमांचल में उनका आगमन कितना प्रभाव पड़ता है बाकी चीज़ों पर और बाकी पार्टियों पर, जैसे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, इन सब पार्टियों पर कितना प्रभाव पड़ा है ओवैसी के आने से?
जब से नरेंद्र मोदी जी देश के शिखर पर पहुँचे हैं, गुजरात से दिल्ली पर कब्जा किए हैं, तब उसी प्रकार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद से निकलकर देश के अलग अलग कोने में ये स्लोगन देते हैं कि क़यादत मजबूत करो, क़यादत मजबूत करो। आप ज़रा देख लीजिए, ये महाराष्ट्र में चुनाव लड़े, पहले कितने मुसलमान एमएलए थे, आज कितने हैं। यूपी में चुनाव लड़े, पहले कितने थे, आज कितने हैं। बिहार में ये चुनाव लड़ रहे हैं 3 बार से, तो पहले मैं जब एमएलए था तो उससे पहले 34 एमएलए था, फिर 24 हुआ, पिछले बार 19 था। वो तो 5 सीट जीत गए, लेकिन मुस्लिम जो लीडर है, जो एमएलए है, वो घट के 11 पर आ गया। तो ये कैसा क़यादत मजबूत करने का? ये जो योगी का एजेंडा, बीजेपी का एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा है। जैसे योगी का जो है स्लोगन था उत्तर प्रदेश में कि 80-20 का ये मैच है, माना 80% हिंदू 20% मुसलमान। हमारे बैरिस्टर साहब सीमांचल में आए तो 18% मुसलमान दरी बिछाएगा। फातिमा का बेटा, अली का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा हाथ गला नचा के। अब हम उप मुख्यमंत्री पर नहीं बनेंगे। क्या हुआ? बन गया। बंगाल में आपने क्या नारा दिया है? आपने असम में जाके बदरुद्दीन अजमल साहब के मन से कहा मियाँ जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। बेचारे को 16 एमएलए था पिछले विधानसभा में, अब 2 पर अटक गए। उनके खुद जो एमएलए जीत करके आए थे वो भी तो छोड़ करके दूसरे पार्टी में शामिल हो गए। वो पिछली बार तो 5 जीते थे तो 4 आरजेडी में शामिल हो गए। एक अख्तरुल साहब बच गए थे खाली। जी। तो कैसे क़यादत मजबूत होगी? ऐसे क़यादत मजबूत तो नहीं, वो उनको लोगों को गुमराह करते हैं, उस नाम पर मुसलमानों का जज्बात उभारते हैं। असल तो इनको अपने आप को मजबूत करना है। आज देख लीजिए, कोई भी बीजेपी के खिलाफ हमलावर है जिससे उसको नुकसान है। आज़म खान साहब पर अंडा चोरी, मुर्गी चोरी से लेके केस जो है दर्जनों केस हो जाता है। मौलाना तौकीर रजा पर केस हो जाता है। सब पर ईडी सीबीआई का छापा पड़ता है और ये लोग कभी 15 मिनट तो कभी 15 बोतल खून, क्या से क्या बोलते रहते हैं, लेकिन इन पर कुछ नहीं। क्योंकि उससे बीजेपी तो यही चाहती है कि इस देश में हिंदू मुसलमान पर की राजनीति हो, चुनाव हो, और जो है तो बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता। ये तो मुसलमानों को सोचना चाहिए, आप क्या चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार रहे और जो है ये जुल्म हम पर हो, तरह तरह के कानून जो है हम पर जो है लादा जाए। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बीजेपी का विकल्प है, अगर वो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकते हैं तो निश्चित रूप से वोट करना चाहिए। वो बीजेपी को सत्ता में लाने का काम करते हैं, उनके अंदर कोई हैसियत दम नहीं है कि वो बीजेपी को सत्ता से रोके, चाहे राज्यों में हो चाहे केंद्र सरकार में। ये तो लोगों को सोचना है। अगर यही हाल रहा तो हमारे सेकुलर हिंदू भाई जो आज तक जो सेकुलरिज्म के नाम पर हमारे लिए खड़े हैं, तो कल वो भी हमसे दूर हो जाएंगे। कोई भी बिल आया हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, सीए एनआरसी का हो, वक्फ कानून का हो या एसआईआर पर हो, सिर्फ अवैसी साहब ही नहीं बोले, इमरान प्रताप गिरी भी बोला है, संजय सिंह भी बोला है, मनोज झा जी भी बोले हैं, जो और भी दूसरे हमारे बहुत सारे हिंदू जो है लीडर्स जो है उनसे ज़्यादा मुखर होकर के बोले हैं। तो ये कितना भला होगा? सीमांचल में वैसे ही आ रहे हैं, उनके विधायक जीत करके चले जा रहे हैं, तो आप दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले रहे हैं, तो मुसलमानों का भला ऐसे कैसे हो पाएगा? वो क्या भला होगा? कितना तो भला नारा होगा? दिए थे कि जो है हम क़यादत मजबूत कीजिए, हम हक छीन कर लाएंगे। आज इनके 5 एमएलए हैं। आज क्या स्थिति है क्षेत्र की? नदी कटाव हो, बिजली हो, करप्शन हो, कोई देखने वाला नहीं है। जनता अब इन लोगों को तलाश रही है और सबका क्या हाल है।
अब डेली हर दिन नया नया वीडियो वायरल हो रहा है, चाहे अख्तरुल ईमान साहब हो चाहे दूसरे लीडर हो, एक भी काम नहीं आगे बढ़ रहा है। जो है काम पुल सेंक्शन हुआ, टेंडर भी नहीं हुआ, शिलान्यास कर दिए 10 महीना पहले चुनाव से पहले, अब नहीं बन रहा है तो लोग जाके धरना दे रहे हैं। एक जो अधूरा पुल है खारी रसेली, 2 पुल है, आज 14 साल से बन रहा, 6 साल से हमारे क़यादत वाले बिहार सदर है अख्तरुल ईमान साहब है, तो आज तक नहीं हल हो रहा है, जो कि उस इलाके का ये दोनों पुल बैकबोन है। तो इसलिए काम तो इन लोगों से कुछ होने का न, पदाधिकारी इनकी बातों को सुनते हैं, ये जनता भी अब समझ रही है। बीजेपी पर आरोप लगता है कि वो दिखावाबाजी करती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी से ही सीख करके वैसे भी यही सब करने लगे हैं, दिखावाबाजी करने लगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप जिस तरह से बीजेपी का ट्रोल आर्मी है उसी तरह AIMIM का ट्रोल आर्मी है। आप उनके खिलाफ बोल नहीं सकते, बोलिएंगे, जो अगर बड़े बड़े आलिम उलमा बुजुर्ग बोले हैं उनको भी कहा गया है कि ये लिफाफा वाले मौलाना है। आपके खिलाफ जो है क्या क्या नहीं आप पे को जो गालियों से नवाजा जाएगा। मतलब जिस तरह से आज बीजेपी है, बीजेपी में शामिल हो गए, आप राष्ट्रभक्त हो गए, कितने भी करप्ट हैं बीजेपी में शामिल हो गए, वॉशिंग मशीन है वो धुल के निकल गए, एकदम बिल्कुल पाक साफ हो गए। उसी तरह AIMIM है, आप जो है वो मुसलमान का सर्टिफिकेट बांटते हैं, उनके खिलाफ बोलिएगा तो ये मुसलमान नहीं है, बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे तो वो राष्ट्रभक्त नहीं है। तो ये लोग उसी एजेंडे पर, दोनों का एजेंडा साफ है। अब जनता समझ भी रही है, आने वाले दिनों में और भी जो है इन लोगों का जो है कल ही जो है हकीकत जो है खुलने वाला है। सीमांचल की जनता को क्या करना चाहिए? सीमांचल की जनता को यही करना चाहिए, ठीक है सीमांचल के कुछ सीटों पर मुस्लिम अक्सरियत है, आप अगर इस तरह से एक कट्टरपंथी पार्टी को वोट देंगे तो हमारे जो हिंदू भाई हैं वो भी और दूसरी जगह जो है हिंदू कट्टरपंथ जो है भाजपा RSS के एजेंडे पर काम करेंगे। तो ओवैसी को तो कहा जाता है कि वो दलितों को भी टिकट देते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, टिकट वो भी उसी विश्वास रखते हैं जो मोदी जी कहते हैं, ठीक है, सबका बात सबका विश्वास। वो 1-2 आदमी को कहीं दिखावे के लिए दे दिए, लेकिन नारा क्या लगता है? नारा क्या लगता है? नारे तकबीर जिंदाबाद हैं, मियाँ जिंदाबाद हैं। उनका जो इम्तियाज जलील मेरे क्षेत्र में गांव में औरतों से जाके जलसा करके कहती थी तेरा मेरा रिश्ता किया। उधर कुछ लोगों को रखे रहते थे, माइक दे देते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। जब इस तरह का पॉलिटिक्स सियासत होगा तो कोई जय श्री राम कह रहा है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, तो वो फिर क्यों गलत है? आप जब मुस्लिम कट्टरपंथ को सपोर्ट करते हैं तो कोई अगर हिंदू कट्टरपंथ पर काम कर रहा है तो उसको भी आप गलत नहीं ठहरा सकते हैं। सीमांचल की राजनीति, ओवैसी की एंट्री, RJD, बीजेपी, कांग्रेस, कहाँ किधर जा रही है अब सीमांचल की राजनीति? सीमांचल की राजनीति क्या ओवैसी धीरे धीरे प्रभाव और बढ़ाएंगे? ठीक है, उनको तो उनका तो रिमोट कंट्रोल दूसरे जगह से है। जैसे ऊपर से वो सबको पता है, मोदी जी के हाथ में, अमित शाह के हाथ में, तो जैसे जैसे उनको तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आरोप लगता है कि ओवैसी B टीम है, क्या वो B टीम है सचमुच में? ना, वो A टीम ही है। हाँ, वो दिखने में अलग है, वो एक साइड है, ये दूसरे साइड में है। उसका काम है कि मुसलमानों को एकजुट करो, उनका काम है कि हिंदुओं को एकजुट करो, बाकी सब सेकुलर पार्टीज को आउट कर दो। बिहार में जाएंगे तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे तो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, आप जो है बंगाल जाएंगे तो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, दिल्ली आएंगे तो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, झारखंड जाएंगे तो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इनकी तो अपनी हैसियत नहीं है, इन जो सेकुलर पार्टी के लोग हैं इनको वो बनने नहीं देंगे, तो बनाएंगे किन को? अखिलेश यादव
जो आज मुख्य विपक्षी दल है, 100 से अधिक उनके विधायक हैं, इनके तो एक भी नहीं, वो नहीं बनेंगे। अभी तो वो दहा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अखिलेश नहीं बने, उनको नहीं बनने देंगे तो कौन बनेगा। आप लोग काहे नहीं वो ओवैसी से गठबंधन काहे नहीं करते हैं? आरजेडी वाले पिछले बार चुनाव में भी जब गए थे ओवैसी साहब और उनके नुमाइंदे गए थे मिलने के लिए, तो तेजस्वी जी तो गठबंधन ही नहीं किए थे। आरजेडी क्यों डरती है ओवैसी से गठबंधन करने में? नहीं, कोई डरती नहीं है। अभी जो हकीकत है उस पर जो है खुद पर्दा उठाने का काम बिहार में AIMIM के एक सीनियर लीडर, बिहार में AIMIM को लाने वाले इंजीनियर आफ्ताब आलम साहब, नाम सुने होंगे, अब हर जगह बैनर पर फोटो रहता है। अभी पिछले दिनों बिहार में AIMIM का बिहार का कन्वेंशन हुआ, उस कन्वेंशन में उन्होंने जो है खुल करके कहा कि हम लोग जो AIMIM वाले ये जो धार्मिक नारे मैंने जैसे उधर से जय श्री राम, इधर से नारे तकबीर, ये नारों को ड्रॉप करना पड़ेगा, तभी दूसरी पार्टियां हमसे जो है गठबंधन करेंगी। हमारा जो है लुक जो है कैरेक्टर जो है वो सेकुलर बनाना पड़ेगा, खुद उसके लीडर ने कहा है। अच्छा। अगर ओवैसी से गठबंधन करेंगे तो बीजेपी से क्यों नहीं? लालू जी तो वो चाहिए कि बीजेपी तो बहुत चाह रही थी, बहुत दिन से चाह रही थी कि जो है जब नीतीश जी जो है बीजेपी को उखाड़ के वो सत्ता से उठा के फेंक दिए 2013 में, तब मोदी जी को जब का नाम डिक्लेयर हुआ प्रधानमंत्री के लिए, तो उस वक्त तो जो है बीजेपी चाह ही रही कि लालू जी हाथ मिला लें। आरजेडी वाले को ऐसा कहा जाता है कि अगर ओवैसी से गठबंधन करते हैं तो आरजेडी को नुकसान होगा, क्योंकि मुस्लिम आबादी जो है बिहार में वो अच्छी खासी तादाद में है। MY समीकरण पे बात होती है, तो आरजेडी को नुकसान हो जाए ना हो, इस वजह से वो ओवैसी को नहीं लाते हैं, क्योंकि सारा जो मुस्लिम वोट है वो कहीं ना कहीं ओवैसी को ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये कहा जाता है। इसको कैसे देखते हैं आप? क्या ऐसा सही है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अभी पिछले दिनों बिहार में AIMIM का एक कन्वेंशन हुआ स्टेट का, जो बिहार के AIMIM के सीनियर लीडर्स, तो उसमें आप सुने होंगे जिनका एड्रेस जो इंजीनियर आफ्ताब आलम साहब सबसे सीनियर लीडर में अख्तरुल ईमान के साथ, और जो है MIM को बिहार लाने में उनका भी रोल रहा है। उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि हम जो अपने मंच से नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तक इस तरह के नारे लगाते रहेंगे हमसे सेकुलर पार्टियां और सेकुलर वोट जो दूर हटते जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। अच्छा। खुद इंजीनियर आफ्ताब आलम ने कहा, तो उन्होंने क्यों कहा कि आप अगर ओवैसी जो नारे तकबीर, अल्लाह अकबर सियासत में बात करता है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मियाँ जिंदाबाद, तो उनसे गठबंधन करना, बाकी पार्टियां तो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करना एक बात है। वो हिंदुत्व की बात करती है, कट्टर हिंदुत्व की बात करती है। ये जो है मुसलमान वोट को एकजुट करने के लिए ये नारे, धार्मिक नारे अपने सियासी मंचों से लगाते हैं, तो दोनों तो बराबर हैं। इसी वजह से बाकी पार्टियां बचती हैं। जी ओवैसी को साथ यही मेन है। अभी खुद इस पर से पर्दा इंजीनियर आफ्ताब आलम साहब जो MIM के सीनियर लीडर हैं ने उठा दिया है। अच्छा, अभी सीमांचल को लेकर के बात होती है कि ऐसा चल रहा है कि UT घोषित कर दिया जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा और क्या ये हो सकता है, UT बनाया जा सकता है सीमांचल को? क्या चल रहा है सीमांचल? नहीं, अब तो पहले तो रुकावट था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हो सकता है वो राजी नहीं हो। बंगाल में ममता बनर्जी थे, अब तो दोनों जगह बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। केंद्र में उसके इनका बहुमत हो गया, दूसरी पार्टियों को तोड़ करके जो है TMC हो, अभी शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसदों को तोड़ करके अब वो 2/3 मेजोरिटी के तरफ NDA बढ़ रहा है। तो ऐसे में तो वो कोई भी बिल पास कर ला, इस पर बहुत ज़्यादा होमवर्क अमित शाह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तरफ से चल रहा है। आज भी दिल्ली में
जो है डीजीपी बिहार और बिहार के सीमांचल के सभी जिलों के एसपी और टॉप लेवल के पदाधिकारियों के साथ एमएचएमएम बैठक चल रही है। तो वो तो चाहेंगे तो ला ही सकते हैं। अब उसका रूप कैसा होगा, बहुत जगह यूनियन टेरिटरी है, जैसे आपका लक्षद्वीप है तो वहाँ हाउस नहीं है। दादर नगर हवेली जो है, दमन दीव मिला के जो है वहाँ हाउस नहीं है। चंडीगढ़ में यूनियन टेरी है, वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। उसी तरह अंडमान निकोबार है, वहाँ भी जो है स्टेट का जो है लेजिस्लेटिव असेंबली वो नहीं है। और सिर्फ इन जगहों पर सिर्फ लोकसभा के सांसद ही होते हैं। बाई सीधे दिल्ली से कमान रहेगा, सीधे दिल्ली से, तो उससे इलाके को नुकसान होगा। तो फिलहाल आपने देखा कि सीमांचल में क्या कुछ चल रहा है, सीमांचल में ओवैसी के आने के बाद राजनीति कितनी बदली है, ये तमाम बातें हमने की है। और बाकी आपको क्या लगता है कि सीमांचल में क्या कुछ होने वाला है, आगे की राजनीति कैसी होगी, बिहार की राजनीति कैसी होगी नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद? अब जो बिहार में राजनीति हो रही है वो भी आप देख रहे हैं, आगे क्या होने वाला है। और सीमांचल में खास करके आज हमने सीमांचल की बात की है, तो सीमांचल में क्या कुछ होने वाला है, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जहां निसार साहब।